गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ठीक है, आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं 4 मेजर ग्रुप्स में। द फर्स्ट ऑफ ऑल, first denaturation, protein denaturation. Second is competitive inhibition, that is reversible, and non-competitive inhibition. Non-competitive inhibition is of two types, reversible and irreversible. ठीक है, fourth one is allosteric inhibition. ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन डीनेचुरेशन। ठीक है, प्रोटीन डीनेचुरेशन बेसिकली होता क्या है? ठीक है, एंजाइम जो है वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉल्स प्रोटीन। ये क्या है? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सल्फा हाइड्रल ग्रुप्स होते हैं जिनके थ्रू ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन डीनेचुरेशन बेसिकली होता क्या है कि अगर हम एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स को अगर हम हीट दे दें, ठीक है, हीट दे दें, एक्स रेज दे दें, अल्फ़ा बीटा एंड गामा जो रेज है उसके एक्सपोज कर दें। ठीक है, तो हीट देने से, रेज देने से, लाइट देने से, ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसकी प्रोटीन्स हैं, जो इसके अमाइनो एसिड्स हैं, जो इसकी प्रोटीन चेन्स हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी, या फिर क्या होगा, जो इसके ग्रुप्स हैं, सल्फा हाइड्रल ग्रुप्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो प्रोटीन की चेन्स हैं, उनकी जो चेन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। लाइक अगर वो चेन स्टेट चेन्स हैं तो वो उनकी डीनेचुरेशन होके वो ऐसे ग्लोबुलर फॉर्म में हो जाएगी, तो उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अगर वो प्रोटीन लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स रहे ही नहीं, ब्रेक कर गई चेन्स, तो वो एंजाइम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन डिनेचुरेशन का मतलब है कि जो लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन चेन्स होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी फॉर्म होना, टर्शरी मतलब 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होना। ठीक है, तो ये इनका सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो प्रोटीन एंजाइम्स का जो सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिव साइट्स आर डिस्ट्रॉयड, cause stoppage of enzyme catalyze reaction। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं उनके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं। ठीक है, उनके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं। ठीक है, जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हो गई तो एंजाइम के ऊपर जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एंजाइम का जो कैटालिटिक रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशंस लाइक यूवी, एक्स-रे, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर आप किसी एंजाइम को हाई एनर्जी रेडिएशंस के एक्सपोज करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ दैट रेडिएशन इज यूवी, एक्स-रेज, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर इन रेडिएशन के एक्सपोज में आता है एंजाइम, तो उस एंजाइम का जो एंजाइम है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि जो उसकी एक्टिव साइट्स हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट यहाँ के लगना होता है, वो साइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसरप्टेड हाइड्रोजन एंड अदर बॉन्ड्स इन द एंजाइम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम जो होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट्स वाई जो एंजाइम जो है उनकी जो प्रोटीन चेन जो है वो उनका जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर, अगर आप किसी एंजाइम को हाई टेम्परेचर देते हैं तो भी एंजाइम की डीनेचुरेशन जो है वो हो सकती है। समझ गए ना आप? क्योंकि हाई टेम्परेचर देने से जो एंजाइम है उनके बीच में जो प्रोटीन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्रोटीन चेन, अमाइनो एसिड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब अमाइनो एसिड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एंजाइम जो है वो उसकी डीनेचुरेशन हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, डीनेचुरेशन प्रोटीन मॉइटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, डीनेचुरेट प्रोटीन मतलब हाई टेम्परेचर जो है, एक्स रेज जो हैं, यूवी रेज जो हैं, अल्फा बीटा गामा रेज जो हैं, ये क्या करती हैं? ये जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन मॉइटीज़ हैं, ये प्रोटीन चेन है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं एंजाइम के। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलीज डिस्ट्रॉय ऑल लिंकेज, फॉर्म न्यू बॉन्ड कॉजिंग डिसफंक्शन ऑफ एंजाइम। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। अब किसी आपके पास कोई एंजाइम है, आप उसको आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दिया और अदर साइड आपने स्ट्रॉन्ग अल्कली में डाल दिया,
तो एंजाइम जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली हैं वो क्या करते हैं, वो इस अमाइनो एसिड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, जो इस उसके नए बॉन्ड सिंथेसाइज हो जाएंगे। लाइक ये अमाइनो एसिड का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गए, इस अमाइनो एसिड के साथ ऐसे बॉन्ड जो है ऐसे फॉर्म हो जाएगा, या फिर एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, पुराने जो बॉन्ड हैं वो ओल्ड बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक कर जाएंगे, न्यू बॉन्ड सिंथेसाइज हो जाएंगे। अगर किसी एंजाइम में नए बॉन्ड सिंथेसाइज होते हैं तो उस एंजाइम का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि एंजाइम तभी काम करते हैं जब उनका अपना एक पैटर्न होता है, जब वो फॉलो होता है। अगर उस पैटर्न में कहीं ब्रेक आ जाता है, कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ, तो एंजाइम जो है वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है वो ऐसी फॉर्म में फंक्शन नहीं कर पाते। तो एंजाइम का जो अपना पैटर्न है वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से एंजाइम जो है वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली क्या करते हैं, उनके जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, न्यू बॉन्ड सिंथेसाइज कर देते हैं। दैट्स वाई जो उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एंजाइम जो है वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो मर्क्यूरस क्लोराइड है और अदर सॉल्ट्स हैं हैवी मेटल्स के। अगर हैवी मेटल कोई भी आप लेते हैं, जिंक क्लोराइड ले लिया आपने, मर्क्यूरस क्लोराइड ले लिया आपने, लेड ले लिया आपने, तो ये जो हैवी मेटल्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, ये एंजाइम के एक्शन को डिस्टर्ब कर देती हैं, एंजाइम के एक्शन को डिस्टर्ब कर देती हैं। कि क्यों ऐसा क्यों होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। जो मान लीजिए ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सल्फा हाइड्रल ग्रुप होते हैं एंजाइम के ऊपर, जिसके थ्रू वो अटैक करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं वो। अब आपने उसमें डाल दिया मर्क्यूरियस क्लोराइड, लेड डाल दिया, कोई और हैवी मेटल डाल दी, तो हैवी मेटल्स क्या करती हैं, जो इसका सल्फा हाइड्रल ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड बना लेती हैं। जब उसका सल्फा हाइड्रल के साथ बॉन्ड बन जाता है तो जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप है वो फ्री नहीं रहता। अब फ्री होना चाहिए ना, अगर फ्री है तभी वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा ना। तो हैवी मेटल्स क्या करती हैं, जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप जो है इसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं, इसके साथ बॉन्ड बना लेती हैं, ठीक है। तो सल्फा हाइड्रल ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होगा। अगर फ्री नहीं होगा तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा रिएक्ट होने के लिए, तो एंजाइम का जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप है जिसके थ्रू उसने अटैच करना था सबस्ट्रेट से, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एंजाइम हो जाएगा डिसफंक्शन, ठीक है। तो हैवी मेटल्स क्या करती हैं, वो सल्फा हाइड्रल जो ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड बना के एंजाइम को डिसफंक्शन कर देती हैं, ठीक है। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हमें जो बार बार कहते हैं कि जो गंदा पानी मत पीना, कोई ऐसा फूड नहीं खाना जिसमें हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो, क्योंकि हैवी मेटल जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी बॉडी के एंजाइमेटिक फंक्शंस को भी डिस्टर्ब कर देती हैं। अगर हमारी बॉडी का एंजाइमेटिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एंजाइम्स मैकेनिज्म जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो जो डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में प्रोपेगेट करने, वो डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है वहीं से, क्योंकि हमारी बॉडी में डेली जो है वो 1 मिलियन एंजाइम जो है वो नए बनते हैं, वो अपना मैकेनिज्म करते हैं। अगर किसी एंजाइम के फंक्शन में डिस्टर्बेंस होती है तो कहीं ना कहीं इसका हार्म जो है हमारी बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो केमिकल है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड जो आपने देखा होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एक केमिकल है जो सारे एंजाइम्स के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, बिकॉज वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। करता कैसे है वो इट प्रोड्यूस SS लिंकेज विद SH ग्रुप, ठीक है। सेम मैकेनिज्म है, जो एंजाइम्स के ऊपर SH ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, ठीक है, उसके साथ बॉन्ड बना के उसमें से H जो है वो रिलीज कर देता है, और जहाँ पे जो SH ग्रुप है वहाँ से भी H रिलीज कर देगा, इन दोनों S का ऐसे बॉन्ड बना देगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे सल्फा हाइड्रल ग्रुप होते हैं। एक यहाँ पे होता है, लाइक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ये दूसरी चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो H निकाल देगा, यहाँ से H निकाल देगा, इन दोनों सल्फर का लिंक फॉर्म कर देता है। तो अब जो इसके जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप जो हैं जिनके थ्रू इसने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना था, वो ग्रुप जो है वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो चुके हैं, तो एंजाइम का जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें, दिस रिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट और एंजाइम एनालॉग्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में सम टाइम जो है इसके एनालॉग्स होते हैं, एनालॉग्स होते हैं इसके रिजेम्बलेंस, मतलब इसी के जैसे दिखने वाले अदर सबस्ट्रेट, ठीक है, इसी के जैसे दिखने वाले अदर एंजाइम्स। बट जब अगर मान लीजिए ये सबस्ट्रेट S है, यहाँ पे अदर सबस्ट्रेट S1 है, लेकिन दोनों की जो दोनों जो है वो सेम शक्ल के हैं, सेम एनालॉग्स हैं, रिजेम्बलेंस है एक दूसरे के साथ। अगर S की जगह पे S1 आ जाए कहीं, ठीक है, मान लीजिए S की जगह पे यहाँ पे एंजाइम पड़ा है, यहाँ पे S1 आ गया, ठीक है, तो जब S1 का इसके साथ बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, बिकॉज ये सबस्ट्रेट S है ही नहीं। ठीक है, ये तो S1 है। हाँ, ये है कि उसकी रिजेम्बलेंस उसके साथ थी तो एंजाइम को ये समझ नहीं आया, इसलिए उसने उसके साथ अपना बॉन्ड फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोनों के बीच जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब इन दोनों को समझ आया कि ये तो S1 है, ये तो उसका एनालॉग है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एंजाइम E1 है, यहाँ पे कोई E2 है, उसका भी जो स्ट्रक्चर है, सेम एनालॉग है, वो उसका रिजेम्बलेंस है उसके साथ। यहाँ पे एंजाइम E1 की जगह पे E2 आ जाए तब भी आपके सबस्ट्रेट S के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, ये रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल कैसे होती है, लाइक मैं आपको बताती हूँ कैसे रिवर्सिबल होती है। आप इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी में कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहा है, S सबस्ट्रेट के साथ E1 एंजाइम है, S1 एंजाइम है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दोनों का ES कॉम्प्लेक्स बनता है एंड आपकी बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद रिएक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपकी बॉडी को मैसेज आता है कि अब और कॉम्प्लेक्स ना फॉर्म करें, और कॉम्प्लेक्स ना फॉर्म करें कि ऑलरेडी जो P की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बॉडी में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, दैट्स वाई इस रिएक्शन को स्टॉप किया जाए। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, S1 की जगह, यहाँ पे S1 की जगह पे S2 भेज देती है जो बिल्कुल इसके जैसा सेम है, सेम उसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जब उसका एंजाइम के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है तब ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनता एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट डे आपकी बॉडी को फिर से P की रिक्वायरमेंट है, उसको प्रोडक्ट चाहिए नेक्स्ट डे। ठीक है, फिर से वो मैसेज देती है, फिर से S2 की जगह पे S1 जाता है और दोनों के फॉर्मेशन जो है ES कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाता है, P फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिशन चलता रहता है दोनों में। एंजाइम के पास S1 भी पड़ा है, ठीक है, एंजाइम के पास S1 भी पड़ा है, लाइक आप देखिए यहाँ पे एक एंजाइम है, उसके बाद S1 भी पड़ा है, S2 भी पड़ा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथी हैं, दोनों का सेम शक्ल है, सेम स्ट्रक्चर है। जो एंजाइम है वो कॉम्पिटिटिवली अटैक करता है। अगर उसको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो वो इसके साथ अटैच करेगा, अगर उनको लगता है प्रोडक्ट बहुत कम है तो इसके साथ अटैच करेगा। तो दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, This reversible stoppage of enzyme activity occur due to presence of substrate और enzyme analog। ये क्यों होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में एंजाइम के भी एनालॉग्स होते हैं, सेम एंजाइम्स शक्ल वाले एंजाइम्स पड़े होते हैं और सेम शक्ल वाले सबस्ट्रेट भी पड़े होते हैं। ठीक है, enzymes analogs are resemble the functional enzyme and picks up the substrate but does not catalyze the same। ठीक है, एंजाइम एनालॉग्स क्या करते हैं, उनकी शक्ल सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो क्या होता है, कभी कभी एंजाइम एनालॉग क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, बट जब वो बाइंड करता है तो वो एनालॉग है, एनालॉग होने की वजह से जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं परफॉर्म हो पाता, तो रिएक्शन वो है वो कैटालाइज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है सबस्ट्रेट एनालॉग्स और ए केमिकल having structural similarities with substrate molecule and occupy the active site but neither transform or nor easily remove from the enzyme। Substrate analogs or a chemical, substrate analogs or a chemicals
हैविंग स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट एनालॉग क्या होते हैं? सबस्ट्रेट एनालॉग होते हैं कि जो जिसकी सबस्ट्रेट के साथ सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सिमिलैरिटी होने की वजह से एंजाइम के साथ उसकी साइट जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। साइट ऑक्यूपाई करने से क्या होता है कि जब वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं साइट, दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन ना होने की वजह से एंजाइम का जो एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि वो उसका सिमिलर स्ट्रक्चर था, एनालॉग था, एक्चुअल में वो सबस्ट्रेट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ ES एंड EI, बोथ ES एंड EI एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं आर फॉर्म्ड, बोथ ES एंड EI, मतलब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, अब देखिए, अब ES जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, EI जो है वो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है, मतलब सबस्ट्रेट की जगह पे उसका कोई एनालॉग आ गया, इसलिए उसको इनहिबिटर का नाम दे दिया है इन्होंने। EI कॉम्प्लेक्स जो है वो दोनों ही हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, पर दोनों की जो अमाउंट है, दोनों का जो फॉर्म होने का अमाउंट है वो डिपेंड किस पे करता है? 3 फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। फर्स्ट, अफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ये डिपेंड करता है कि एंजाइम के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में कितनी अफिनिटी है। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा अफिनिटी है कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो आप मान लीजिए अगर इनहिबिटर आ गया तो इनहिबिटर जो है इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसकी जगह पे अटैच नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ बाइंड होके ही रहेगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा इनहिबिटर जाके एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे बाइंड होना बहुत टफ है, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है एंजाइम के साथ, ठीक है। तो ये फैक्टर डिपेंड करता है कि EI कॉम्प्लेक्स जो है कैसे बनेगा। अगर इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो EI कॉम्प्लेक्स का बनना मुश्किल है। नेक्स्ट है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिशन। नेक्स्ट है कि अमाउंट कितनी है। अब मान लीजिए एंजाइम पड़ा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट पड़ा है, यहाँ पे इनहिबिटर पड़ा है, ठीक है, सेम शक्ल है दोनों की, बट इनहिबिटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ा है, ये 100 पड़े हैं, ये 1 पड़ा है, तो बेसिकल तो होगा क्या, एंजाइम इसके साथ ही बाइंड करेगा, क्योंकि वो 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो उसका रीच करना मुश्किल है। ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत जल्दी इसके पास रीच कर जाएंगे। तो कंसंट्रेशन कितनी है, इट्स डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिशन। दोनों की कंसंट्रेशन में अगर ज़्यादा गैप है तो उसी बिहाफ पे ही EI एंड ES कॉम्प्लेक्स बनती हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ प्री इंक्यूबेशन ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स। टाइम ऑफ प्री इंक्यूबेशन ऑफ एंजाइम विद सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? टाइम ऑफ प्री इंक्यूबेशन। प्री इंक्यूबेशन क्या होता है? जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो एक प्री इंक्यूबेशन होती है। प्री इंक्यूबेशन जो होती है उसकी प्री इंक्यूबेशन होती है इंक्यूबेशन से पहले वाला टाइम, जिसमें एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उनको, उतना ही उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्री इंक्यूबेशन टाइम में उसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को टाइम बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिएक्ट कर चुके हैं, तो इनहिबिटर्स है उनका रिएक्ट करना टफ है, बहुत मुश्किल है। अगर ES कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको टाइम नहीं मिला, उनका बॉन्ड जो है वो वीक है, तो इनहिबिटर क्या करेगा, आके बहुत जल्दी इसको रिप्लेस करके नीचे रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह पे खुद बाइंड हो जाएगा। तो टाइम ऑफ प्री इंक्यूबेशन जो है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, अगर एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है तो उसके लिए सबस्ट्रेट कौन सा है? लैक्टेट, पर इनहिबिटर कौन सा है? ऑक्सामेट। यहाँ पे लैक्टेम पड़ा है, यहाँ पे ऑक्सामेट पड़ा है, ये ऑक्सामेट है, ये लैक्टेम है, यहाँ पे पड़ा है एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो है इसके साथ बाइंड हो गया तो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेंगे, ये इसके साथ बाइंड हो गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये इनहिबिटर है, पर दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, एनालॉग्स हैं दोनों एक दूसरे के। तो इसी वजह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है? ऑक्सामेट। सबस्ट्रेट कौन सा होता है? लैक्टेट। तो एग्जाम्पल जो है आपने याद कर लेनी है। सेकंड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट। फॉर द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, सक्सिनेट इज द सबस्ट्रेट एंड मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैंथिन ऑक्सीडेज के लिए सबस्ट्रेट जो है वो हाइपोजैंथिन है, एलोप्यूरिनोल जो है वो इनहिबिटर है। नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया है, ये देखिए एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इट फॉर्म प्रोडक्ट।
बट हेयर द सबस्ट्रेट इज ऑल्सो सेम। देखो थोड़ा सा फर्क है, अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर है तो ये ऐसे है, हाँ, पर अटैच होने वाली साइड जो है वो बिल्कुल सेम है। तो एंजाइम जो है वो इसको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा बट उसके बाद रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये इसका इनहिबिटर था। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो दो तरह की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल है एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, दो तरह की होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। ठीक है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, जिसने अटैच होना है उसने होना है, जिसने नहीं होना उसने नहीं होना। ठीक है, चाहे एंजाइम के पास दोनों पड़े हों, ठीक है, तो उसमें इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। अगर इसने अटैच होना तो इसने ही होना है, अगर इसने अटैच होना तो इसने होना है, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, ये दो तरह की है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट है इनहिबिशन जनरली फॉर कम्प्लेक्स विद एंजाइम एट ए प्लेस अदर देन एक्टिव साइट एंड होस्ट नो स्ट्रक्चर रिलेम्बलेंस विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो एंजाइम होता है उसके साथ जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है वहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एंजाइम की जो कम्प्लेक्स है वो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का कोई और साइड के ऊपर होता है अदर देन एक्टिव साइट। मतलब क्या है कि ही जैसे यहाँ पे कोई और साइट है एंजाइम के, यहाँ पे भी साइट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो जो दूसरे वाला इनहिबिटर है वो लग जाता है, उसका जो शक्ल है वो जैसा मर्जी हो, मान लीजिए वो ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल जो है यहाँ पे आके लग जाएगा तो भी एंजाइम जो है वो अपना एक्शन नहीं कर पाएगा। सबस्ट्रेट की इनहिबिटर के साथ कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। ठीक है, लाइक ये एंजाइम है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे इनहिबिटर है। अब दोनों की कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, देखिए दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, पर ये यहाँ पे लग जाएगा, प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगी। पर ये क्या करेगा, यहाँ पे अदर साइड्स के ऊपर आके यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। तो इससे एंजाइम का जो एक्शन है वो, जहाँ पे इसका रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होंगे। तो दोनों का कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, फिर भी ये एंजाइम के एक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो दो तरह का है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्या है, ये टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, टेम्परेरी होती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ रिवर्सिबल होता क्या है। लाइक ये एंजाइम पड़ा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म होने स्टार्ट हो गई। अब आपकी बॉडी में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, तो आपकी बॉडी आपको मैसेज भेजती है, आपके एंजाइम को मैसेज भेजती हैं भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग जो है वो कम की जाए। अब सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक इनहिबिटर पड़ा होता है, यहाँ पे साइट्स होती हैं एंजाइम को, तो वो इनहिबिटर यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके लग जाएगा, यहाँ पे आके लगने के बाद ये इसकी रिएक्शन को इसके साथ स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। बट आफ्टर 2-4 आवर्स, 6 आवर्स, 1 डे जब भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फिर से कम हो जाएगी तो बॉडी एंजाइम को मैसेज भेजती है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ाया जाए और प्रोडक्ट फॉर्म करो। तो ये वाला जो है ये हट जाएगा यहाँ से, फिर से एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, कि एक बार अगर लग गया तो जब उसको ज़रूरत होएगी तो ये यहाँ से हट जाएगा, फिर से रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगा मैकेनिज्म। एक अगर ये यहाँ पे आके लग रहा है तो नेक्स्ट डे ये यहाँ से हट जाएगा, तो रिवर्स मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, ये कब इसमें ऐसा होता कब है, ये तब होता है जब आपकी बॉडी मैसेज देती है या फिर कोई ऐसा फैक्टर आ गया है जिससे अब प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो उसको इसकी वजह से दीज आर द मेजर रीज़न। ठीक है, कि ये रिवर्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ पे ये इनहिबिटर अटैच हो गया तो एंजाइम जो है वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। कल परसों 3 डेज 4 डेज जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये जो है इनहिबिटर ये यहाँ से हट जाएगा और एंजाइम अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाएगा और सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। एग्जाम्पल कौन सी है, लाइक आपकी बॉडी में इंसुलिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाए, इंसुलिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इंसुलिन क्या करती है,
इनहिबिट करती है थ्रियोनिन डी अमाइनेज को। ये एक एंजाइम है थ्रियोनिन डी अमाइनेज, दिस इज थ्रियोनिन डी अमाइनेज। थ्रियोनिन डी अमाइनेज, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये इसके ऊपर आके लग जाता है यहाँ पे, तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, बट रिवर्सिबल है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी ये यहाँ से हट जाएगा और फिर से थ्रियोनिन डी अमाइनेज अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये एंजाइम पड़ा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट पड़ा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, बट यहाँ पे पड़ा है इनहिबिटर, वो यहाँ पे आके लग गया, बट एक बार लग गया तो यहाँ से वो नहीं हटेगा, एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम कभी भी सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। एक बार इनहिबिटर जाके लग गया तो वो लग गया, उसके बाद वो रिवर्स मैकेनिज्म नहीं होगा, वो रिवर्स नहीं होगा, एंजाइम जो है वो डेड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है। दिस इज परमानेंट इन नेचर, इट इज परमानेंट होता है, चाहे जितना मर्जी कुछ हो जाए, आप फैक्टर रिमूव कर दो तब भी एंजाइम का फंक्शन जो है वो रिस्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। इट कॉज परमानेंट डैमेज टू द एंजाइम, कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कन्फर्मेशन को परमानेंट डैमेज हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सी है, साइनाइड। साइनाइड जो है वो पॉइजन है, अगर कोई बंदा साइनाइड जो है वो खा लेता है, साइनाइड बेसिकली खाता नहीं है, साइनाइड एक गैस होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये अंदर जाके हमारे सांस को, सेलुलर रेस्पिरेशन को रोक देती है। कैसे रोकती है, ये कॉपर आयंस के साथ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हमारी बॉडी में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, इसके ऊपर कॉपर लगा होता है, साइनाइड आयन जो है इसके साथ अटैच कर जाते हैं। जब वो कॉपर के साथ अटैच कर जाते हैं तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो डेड कर देती हैं, और डेड करने से हमारी जो सांस है वो फूलने लगती है, क्योंकि हमें सांस नहीं आती, ठीक है। तो वो जो जिसको ये साइनाइड गैस की पॉइजनिंग हुई है, जो पेशेंट है वो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं होगा कि थोड़े टाइम में ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो फ्री हो जाएंगे अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एंजाइम जो है वो फ्री नहीं होते, जिसके साथ ये अटैच हो जाती है वो सारे के सारे एंजाइम जो है वो डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है डाई आइसोप्रोपाइल क्लोरोफॉस्फेट गैस। डाई आइसोप्रोपाइल क्लोरोफॉस्फेट गैस जो है वो कंबाइन करती है OH ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंड प्रिवेंट इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। ये डाई आइसोक्लोरोफॉस्फेट जो है ये भी गैस बहुत पॉइजनस होती है। ये पॉइजनस होती है जब भी ये अंदर जाती है, ये हमारे ब्रेन में जो एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, लाइक यहाँ पे एंजाइम पड़ा है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये वाली जो गैस है DIPCP, ठीक है, डाई आइसो प्रोपाइल क्लोरोफॉस्फेट जो गैस है DIPCP, ये क्या करती है, हाइड्रोक्सल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, उससे ये वाला एंजाइम जो है वो डेड हो जाता है। डेड होने से हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उनके साथ जो मैसेज ट्रांसफ़र है वो भी रुक जाता है, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, तो ब्रेन फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन होता है इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम एट द साइट अदर देन एक्टिव साइट विच इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको एलोस्टेरिक साइट मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे इस सबस्ट्रेट के बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पे एक अदर साइट होती है जिससे एंजाइम जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट का मतलब क्या होता है कि एंजाइम का फंक्शन जो है वो इस साइट से भी कंट्रोल होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में बिल्कुल ऐसे ही इनहिबिटर पड़े होते हैं, वो इस साइट को आके ब्लॉक कर लेते हैं। ब्लॉक करने से क्या होता है, एंजाइम के अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती हैं। एलोस्टेरिक साइट क्या करती होती है, जो इसके अंदर केमिकल पड़े होते हैं, OH ग्रुप पड़ा है, COOH ग्रुप पड़ा है, वो सारे जो ग्रुप्स हैं उसको डिस्टर्ब कर देती है, तो एंजाइम का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो एंजाइम की साइट जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो सबस्ट्रेट के साथ जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और एंजाइम जो है उसका मैकेनिज्म जो है वो इनहिबिट हो जाता है।
ठीक है। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होती है कि एंजाइम के ऊपर एक एलोस्टेरिक साइट होती है जिससे एंजाइम के सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं। उस साइट के ऊपर अगर कोई इनहिबिटर आके लग जाए, उसको ब्लॉक कर दे, तो उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ठीक है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम के अंदर जाके उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई हैं, एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल पायरूवेट कार्बोक्सिलेज activate by allosteric activator and inhibit by allosteric inhibitor ADP। अच्छा, one thing another to remember कि जो एंजाइम होते हैं, एलोस्टेरिक जो साइट्स होती हैं यहाँ पे, ये एक्टिवेटर भी होती हैं, इनहिबिटर भी होती हैं। ठीक है, समटाइम क्या होता है, अगर किसी एंजाइम के फंक्शन को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे एक्टिवेटर आके लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इसको ऐसा डिस्टर्ब करते हैं कि एंजाइम की साइट सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि एंजाइम का रिएक्शन जो है वो 3 to 4 इंटू इंक्रीज हो जाता है। समझ गए, इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। एंजाइम को एक्टिवेट कर देना सो दैट वो बहुत जल्दी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाए। एक होते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आके इसकी साइड के ऊपर लग जाते हैं और इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। उससे क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है वो वीक हो जाता है एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो है एंजाइम पायरूवेट कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सिलेज। एंजाइम पायरूवेट कार्बोक्सिलेज जो है, ठीक है, जो एंजाइम है जिसका नाम है एंजाइम पायरूवेट कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सिलेज, पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, वो एक्टिवेट कैसे होता है, एसिटाइल को ए से, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी एलोस्टेरिक साइट है। अगर यहाँ पे एसिटाइल को ए आके लग गया तो एंजाइम का एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ADP आके लग गया तो एंजाइम का एक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एसिटाइल को ए इसका एक्टिवेटर है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। ADP जो है वो इसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने याद कर लेनी है। जैसे हेक्सोकाइनेज के लिए जो ADP है वो इसका एक्टिवेटर है एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इसका इनहिबिटर है। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो एक्टिवेट कैसे होता है, ADP के साथ, इनहिबिट कैसे होता है, ATP के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, वो हम डिस्कस करेंगे टुमारो। हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ओके, थैंक यू सो मच।